ना अभी यूनिट 3 है पैम्फलेट में तुम्हारे 11 पेज नंबर। और ये कन्फ्लिक्ट कन्फ्लिक्ट यानी दो लोगों के बीच में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है वो, ये ने तुम्हारे लिए अच्छा भी और बुरा भी है। क्योंकि अगर कन्फ्लिक्ट जाहिर हो जाता है ना, गुस्सा बाहर आ जाता है ना, तो ज्यादा अच्छा। लेकिन अंदर ही अंदर रहेगा ना, तो वो कभी भी फट सकता है ज्वालामुखी बन के। अब यहाँ पे अपने बिजनेस के अंदर कन्फ्लिक्ट के बारे में समझना है, तो इसमें लिखा गया है कि कन्फ्लिक्ट is the process which begins when one party perceives that, एक इंसान को ऐसा लगता है कि जो दूसरी पार्टी है ना, वो उसके ऊपर नेगेटिवली अफेक्ट कर रही है, या तो उन चीजों के ऊपर नेगेटिवली अफेक्ट कर रही है जिसके बारे में वो केयर करते हैं, यानी जिनकी उनको परवाह है ना, वैसे लोग या तो वैसी चीज के ऊपर उसकी इफेक्ट नेगेटिव है। ऐसा जब हुआ ने, तो अपने को लगेगा कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, इसको बोलते हैं कन्फ्लिक्ट। तो कन्फ्लिक्ट का मतलब डिसएग्रीमेंट और हॉस्टिलिटी यानी विरोध बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। और दूसरा ये लिखा गया है, ये कन्फ्लिक्ट के ना एपिसोड्स लिखे हैं देखो, स्टेजेस में। उसको है ना दूसरे यहाँ पे राइवलरी भी बोलेंगे, कंपटीशन भी बोलेंगे, या डिसएग्रीमेंट का परसेप्शन। मुझे ऐसा लगता है कि सामने वाला जो बोल रहा है उससे मुझे एग्रीमेंट नहीं है, मतलब मैं उस बात को नहीं मानता हूँ। अब स्टेजेस ऑफ कन्फ्लिक्ट, इमरजेंस ऑफ अ कन्फ्लिक्ट is a process that begins with existence of antecedents of the emergence of conflict and will continue up to the stage of conflict where conflict resolution mechanism is required. शुरुआत में कन्फ्लिक्ट दिखता नहीं है, कन्फ्लिक्ट दिखेगा ने तब से उसको कन्फ्लिक्ट बोला जाता है। जब तक दिखे ना और तुम्हारे मन में दबा पड़ा हो ना एक ख्याल, तब तक उसको कन्फ्लिक्ट नहीं बोलेंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे लेटेंट कन्फ्लिक्ट। ईच कन्फ्लिक्ट एपिसोड begins with the latent conflict in this stage. The conflict has not yet taken shape, यानी मतलब सामने जाहिर नहीं किया जा रहा है conflict. Therefore, conflict is not apparent or hidden. conflict apparent यानी दिख नहीं रहा है, या तो वो hidden, hidden का मतलब होता है latent, apparent यानी देखा हुआ। It may occur in the subconscious mind, मतलब एक बार है ने तुम्हारा एटीट्यूड नेगेटिव हो चुका है, तुमने सोच लिया है कि ये कुछ हो रहा है वो गलत है और मैं इस बात को मानता नहीं। लेटेंट कन्फ्लिक्ट में अकर ड्यू टू सेवरल इंटिसिडेंट्स सच इज, कैसे होता है? तो पहली बात तो कंपटीशन फॉर स्कैर्स रिसोर्सेज। अब मुझे काम चाहिए, तुमको भी काम चाहिए, तुमको मिल जाता है, मुझे नहीं मिलता, तो यहाँ कन्फ्लिक्ट का जन्म हुआ, बराबर नहीं? इसी तरह से कोई साधन मुझे चाहिए, कोई सैलरी मुझे ज्यादा चाहिए, वो तुमको मिलती है मुझे नहीं मिलती, कन्फ्लिक्ट का जन्म हुआ। फिर कम्युनिकेशन बैरियर्स विच स्पॉइल द इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन बैरियर का मतलब कम्युनिकेशन है ना कई बार रुकावट पैदा करती है अपने लिए। फिर डाइवर्जेंस अमंग द गोल्स ऑफ सब यूनिट्स एंड मेथड्स ऑफ वर्क। डाइवर्जेंस यानी विरोधाभास, अलग अलग होना। तुम्हारे गोल्स यानी तुम्हारे टारगेट अलग है, या फिर तुम्हारी काम करने का जो तरीका है ना वो अलग है। लैक ऑफ क्लैरिटी इन रोल्स, जो तुम्हारा अपर ऑर्गेनाइजेशन है ना, वही तुमको रोल के बारे में क्लैरिटी नहीं दे रहा है, मतलब तुमको क्या काम करना चाहिए ना वो नहीं बता रहा है। तो ये सेवरल एंटीसीडेंट्स है। एंटीसीडेंट का मतलब पूर्व भूमिका बांधना, राइट, जिसके कारण लेटेंट कन्फ्लिक्ट शुरू होता है। फिर परसिव्ड कन्फ्लिक्ट। अब at this stage the parties to the conflict perceive the incompatibility of the antecedents of conflict. Sometimes such perception can be wrong, यानी यहाँ क्या होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाना। अब इन्हें थोड़ा थोड़ा दिखने लगता है कि ये पार्टी हमसे नाराज है, या तो ये हमारे साथ काम करना नहीं चाहते, ये दिखने लगता है वो परसिव्ड कन्फ्लिक्ट। परसिव्ड कन्फ्लिक्ट में अराइज ड्यू टू मिसअंडरस्टैंडिंग है, कम्युनिकेशन बराबर नहीं है, या तो तुम समझ नहीं पा रहे हो जो बात सामने वाला समझाना चाहता है। फिर उसके बाद आता है फेल्ट कन्फ्लिक्ट। फेल्ट कन्फ्लिक्ट यानी अब महसूस होने लगता है हर जगह पे कि यहाँ कोई गड़बड़ है। एट दिस स्टेज पार्टीज टू द कन्फ्लिक्ट एक्चुअली फील दैट
देव सन कन्फ्लिक्ट अमंग देमसेल्फ। अभी भी गुस्सा जाहिर नहीं हुआ है, पर बात जब तुम वहां जाते हो वो चला जाता है, समझे? वो आता है, तुम चले जाते हो। ये अभी तक तुमने एक दूसरे के सामने जाहिर नहीं किया कि मैं तुम्हारी बात से एग्री नहीं करता हूँ। Felt conflict is different from the perceived conflict. When one party has some differences of opinion with his colleague or superior, it is the stage of perceived conflict. यानी एक पार्टी कोई ओपिनियन में डिफर करती है, यानी किसी का ओपिनियन तुमसे अलग है, तो यहाँ पे परसिव्ड कन्फ्लिक्ट हो गया। When that party internalizes और personalizes such difference, मतलब वो फील करना शुरू करती है कि नहीं यार, डिफरेंस तो है, ये आदमी बराबर नहीं है। ही बिकम्स वरीड और टेंस, यानी उसके अंदर टेंशन पैदा होता है। और एंग्जियस, यानी ये ने वो थोड़ा गुस्से में आ जाता है, थोड़ा ये ने उसके दिमाग पे ये चीजें हावी हो जाती है। फिर आता है मैनिफेस्ट कन्फ्लिक्ट। अब एक दूसरे के काम को इन्हें ओपन में ये दोनों क्रिटिसाइज करना चालू करेंगे। अब यहाँ पे कन्फ्लिक्ट है मैनिफेस्ट यानी दिख रहा है। एट दिस स्टेज टू पार्टीज टू द कन्फ्लिक्ट शो अ वेराइटी ऑफ conflictful behavior such as open aggression, गुस्सा दिखाना, एग्रेशन यानी गुस्सा दिखाना, सैबोटेज, सामने वाले के काम को बिगाड़ना, उसको सैबोटेज बोला जाता है। फिर अपाथी, अपाथी का मतलब क्या? उससे अलग हो जाना, उस इंसान से अलग हो जाना। विड्रॉल, उस जगह से चले जाना। वर्क टू रूल, यानी काम जो करेंगे ना उसमें बस अपने यही रूल को चिपक के रहेंगे, खुद का काम कुछ भी नहीं करेंगे। इट इज सीरियस स्टेज ऑफ कंफ्लिक्ट। यहाँ रिजोल्यूशन की आपको जरूरत है, यहाँ पे ये कंफ्लिक्ट को दूर करने की जरूरत है, क्योंकि ये दूर नहीं हुआ ने तो इससे और ज्यादा परेशानियां होगी। नाउ नेक्स्ट इज कंफ्लिक्ट आफ्टर मैथ। व्हेन कंफ्लिक्ट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म इज अप्लाइड, इट मे सप्रेस द कंफ्लिक्ट और इट मे रिजॉल्व द कंफ्लिक्ट एमिकेबली। एमिकेबली यानी फ्रेंडली। कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म कब अप्लाई होता है? जब कन्फ्लिक्ट को सप्रेस यानी दबा दिया जाता है। अगर कन्फ्लिक्ट को दबाएंगे तो ये सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि कल जाके वापस उभरेगा। लेकिन अगर उनका सॉल्यूशन लाएंगे ना हमेशा के लिए, तो वो एमिकेबली यानी फ्रेंडली हो जाएगा। इट इफ कन्फ्लिक्ट इज जस्ट सप्रेस, तो लेटेंट कंडीशन है ना वो क्या? मे बी एग्रेवेटेड एंड एक्सप्लोडेड इन अ सीरियस फॉर्म इन फ्यूचर। एग्रेवेटेड यानी बढ़ा देना, वधारी देव। एंड एक्सप्लोडेड यानी वो फट जाएगा फिर बाद में। बट इफ इट इज सॉल्व रिजॉल्व एमिकेबली, तो यहाँ कोऑपरेशन शुरू हो जाएगा, फिर एक दूसरे को समझने लगेंगे। ये क्वेश्चन जो तुमको चला रहा हूँ अभी मैं, मोड्स और स्ट्रेटजीज फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। मोड्स of the conflict resolution or strategies of conflict resolution are the actions which are required to resolve the conflict। conflict को दूर करने के लिए इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है conflict resolution की। अब the modes of the conflict depends upon the stand adopted by the parties to the conflict in terms of concern for self and concern for others। खुद के बारे में कंसर्न होना और या तो दूसरों के बारे में कंसर्न लेना। अगर कंसर्न फॉर सेल्फ इज है, समझो ध्यान देना, मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ खाली, तो बिहेवियर है ना हमेशा असर्टिव, यानी हर चीज में हाँ हाँ हाँ, बराबर नहीं। लेकिन खुद के बारे में नहीं सोचता तो बिहेवियर अनअसर्टिव यानी नेगेटिव हो जाएगा। इफ द कंसर्न फॉर अदर्स इज वेरी हाई, यानी मैं दूसरों के बारे में सोच रहा हूँ, बराबर, तो मैं कोऑपरेशन करूंगा, यानी उसको हर काम में ने हाँ में हाँ मिलाऊंगा। फिर दूसरों के बारे में कंसर्न अगर बहुत कम है तो ये अनकोऑपरेटिव, मैं उसकी कोई बात मानूंगा नहीं, मैं उसको हर बात के अंदर क्या करूंगा? टालूंगा, दूर रखूंगा अपने से। when these two dimensions, concern for self and a concern for others, are combined, it will create four extreme modes and one middle path। it is shown in the following chart। इसमें ने लिखा नहीं है, चार्ट नहीं बना है। आप है ना ये मेरे ये पैम्फलेट में है, जो मेरा पुराना पैम्फलेट है ना उसके अंदर है, ये चार्ट बना हुआ है। मैं आपको इसका फोटो भेज दूंगा। अब कोई साइड पे न इसको एकदम शॉर्ट में ड्रॉ कर लेना।
एकदम आसान समझ में आ जाएगा तुमको। हाई कोऑपरेटिव बिहेवियर, अगर मैं दूसरों के बारे में कंसर्न रखूंगा ना, तो अगर कंसर्न रखता हूं तो हाई, लेकिन अगर नहीं रखता तो लो। और अपने ने यहाँ पे ये सब रिजोल्यूशन के बारे में देखेंगे तो सबसे पहला है तुम्हारा अवॉइडेंस। तो देखो पहले, अवॉइडेंस का मतलब व्हेन द कंसर्न फॉर सेल्फ एंड कंसर्न फॉर अदर्स बोथ आर लो, द अवॉइडिंग इज द बेस्ट मोड ऑफ और सोल्यूशन। यानी खुद के लिए कंसर्न कम है, दूसरों के लिए कंसर्न वो भी कम है, तो हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। यानी मैं अपने बारे में भी नहीं सोच रहा, दूसरों के बारे में भी नहीं सोच रहा, तो मैं हर चीज को अवॉइड करूंगा। ये सबसे अच्छा सोल्यूशन मेरे लिए। Here the parties may either withdraw from the conflict or conceal the incompatibility. Incompatibility मतलब मैं उनके साथ में काम नहीं कर सकता ने, वो छुपाऊंगा मैं, या तो मैं वहां पे जाऊंगा नहीं, मैं अपने आप को विड्रॉ कर लूंगा उसमें से। When one party withdraws, the other party may win by taking the sole possession of the goal. मैं अकेला अगर विड्रॉ करता हूँ तो सामने वाला जीत गया। Sometimes both the parties may withdraw in order to redefine their goals. दोनों पार्टी है ना वहां से हट जाती है, और वो इसके बाद में क्या डिसाइड करती है कि हम नया टारगेट डिसाइड करेंगे। पुराना टारगेट है छोड़ देते हैं ये लोग। When it is not possible for any party to withdraw from the conflict, यानी किसी भी पार्टी के लिए कन्फ्लिक्ट से दूर जाना अगर पॉसिबल नहीं है, तो दोनों पार्टी क्या करेगी, कंसील, यानी एक दूसरे की बातों को छुपाएगी। इनकम्पेटिबिलिटी, इनकम्पेटिबिलिटी मतलब कोई वस्तुनिक क्षमता न होगी, इतने इनकम्पेटिबिलिटी के भाई, बिन कार्य क्षमता, इनकम्पेटिबिलिटी। These methods try to avoid the conflict instead of resolving the actual conflict. यहाँ क्या खाली अवॉइड किया जाता है, सॉल्व नहीं करते अपने कन्फ्लिक्ट को, खाली अवॉइड करते हैं, बात को सिर्फ टाल रहे हैं। अब इसके बाद आता है अकोमोडेटिंग। अकोमोडेटिंग मतलब एडजस्ट कर लेना, बोलते हैं ना, कई बार अपने नहीं बोलते, दो जन झगड़ से भाई थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ऐसा बोलते हैं, दैट इज अकोमोडेटिंग। व्हेन द कंसर्न फॉर अदर्स इज हाई, यानी मैं दूसरे के बारे में सोच रहा हूँ, अपने बारे में नहीं सोच रहा, तो मैं अकोमोडेट करूंगा, ये सबसे बेस्ट है। अकोमोडेटिंग का मतलब क्या, कि हम यहाँ पे आइदर ड्यू टू सेल्फलेस जनरसिटी, जनरसिटी यानी उदारता, जनरसिटी मतलब उदारता, मतलब है ना मैं सब चीजें क्या बोलते हैं अपने, ओपन माइंडेडली बोल रहा हूँ। मतलब मैंने ऐसा सोच रहा हूँ ना कि भले मेरा फायदा ना हो, लेकिन किसी दूसरे का नुकसान नहीं होना चाहिए। और रियलाइजेशन दैट इज स्टैंड टू द कन्फ्लिक्ट इज नॉट राइट, मतलब उसको शायद ऐसा पता चलता है कि मैं जिस बारे में सोच रहा हूँ ना वो शायद राइट नहीं है ना सर? सेज भी नहीं है, खाली पीछे वाली एक लाइन थी, लश्कर का ही लड़ता है। नेक्स्ट, इसमें आप देखो पेज नंबर 12 पे, accommodating is possible when assertiveness is low but cooperativeness is high। हाई यानी मतलब मैं कोऑपरेट ज्यादा कर रहा हूँ, लेकिन मैं assertiveness, assertiveness का मतलब कि मैं ये देख रहा हूँ कि मैं अपने बारे में नहीं सोच रहा, मैं दूसरों के बारे में सोच रहा हूँ। दूसरा, एज ए रिजल्ट वन पार्टी सेक्रीफाइसेस, यानी एक पार्टी सेक्रीफाइस करेगी, मतलब त्याग करेगी, अपने खुद के इंटरेस्ट को छोड़ देगी वो, और दूसरे के इंटरेस्ट को संभाल के रखेगी। दैट द आउटकम ऑफ सच अ टेक्निक इज ऑलवेज लूज विन, यानी मैं हारता हूं तुम जीतते हो। इसमें हमेशा क्या आता है, लूज विन वाला ही सिचुएशन आता है। इसमें ने जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा था ना, उसमें वही चीज है, लेकिन थोड़ी है ना अलग लैंग्वेज में लिखी गई है यही चीज। सेल्फलेस जनरोसिटी कब आता है, जब दोनों पार्टी को लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर हमको रिलेशनशिप बरकरार रखनी है, तो रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है तो। और उसके बाद में अकोमोडेशन तब आता है जब मुझे लगता है कि मैंने अगर उसके साथ में कंपटीशन करने लगूंगा ने, तो मेरे लिए महंगा साबित होगा। या तीसरा ये कि मैंने खुद के इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सामने वाले को लूज करने नहीं देना चाहता, इसलिए मैं लूज विन वाली सिचुएशन में आ जाता हूँ। अकोमोडेटिंग इफेक्टिव कब है, जब दोनों पार्टी ने इक्वल जनरसिटी बताए, यानी दोनों ही उदार हो। मैं हर बार
सेक्रीफाइस करूं और तुम हर बार जीतो, ये तो ना चले। तो इसका मतलब जब एक बार मैं कुछ सेक्रीफाइस कर रहा हूँ तो दूसरे तुम्हारे वक्त, मेरा जब टाइम आएगा तब तुम्हारे से मैं उम्मीद रखूंगा कि तुम भी सेक्रीफाइस करोगे ऐसा। तो एक पार्टी का, पर याद रखो, अगर एक पार्टी बार बार सेक्रीफाइस करती रहेगी ने, तो उसका सेल्फ एस्टीम यानी उसकी जो मान सम्मान है ने, उसकी धज्जियां उड़ जाएगी। उसको ऐसा लगेगा कि उसकी कोई कीमत नहीं है यहाँ पे। बार बार अगर उसी को सेक्रीफाइस करना आएगा ना, तो ऐसा होगा। समझे? अब आता है कॉम्प्रोमाइजिंग। देखो इसमें हियर बोथ द पार्टीज, दोनों पार्टी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है। ये ने समथिंग, पूरा पूरा नहीं कोई भी सेक्रीफाइस करेगा। कोई इंसान है ने अपनी तरफ से कुछ चीजें छोड़ देगा, तो दूसरा इंसान अपनी तरफ से कुछ चीजें छोड़ देगा। मतलब दोनों ही इंसान कुछ बातें सेक्रीफाइस करेंगे, सब नहीं। दोनों ही इंसान क्या करेंगे, कुछ बातें सेक्रीफाइस करेंगे, लेकिन सब नहीं आएगा इसके अंदर। दे रीच कॉम्प्रोमाइज बाय नेगोशिएटिंग एंड वोटिंग। ये लोग वोट करेंगे। इसमें कोई है ना विनर भी नहीं है और कोई लूजर भी नहीं है इसके अंदर, ये याद रखना है। कई बार है ना कॉम्प्रोमाइजिंग करने के टाइम पे हम किसी बाहर वाले इंसान को बीच में रखते हैं, जिसको मीडिएशन बोला जाता है। राइट, यहाँ लिखा गया है मीडिएटर की हेल्प ली जाती है। राइट, कॉम्प्रोमाइज इज पॉसिबल व्हेन देयर इज सम डिग्री ऑफ असर्टिवनेस एंड सम डिग्री ऑफ कोऑपरेटिवनेस। मतलब मैं खुद के बारे में भी सोच रहा हूँ और तुम्हारे बारे में भी सोच रहा हूँ, तो अगर दोनों के बारे में सोचा जाए ना, तो इसमें कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। यहाँ तीन तरह की सिचुएशन हो सकती है। पहले तो विन विन सिचुएशन, दोनों ही जीते। लूज विन सिचुएशन, दोनों ही हार जाए। और लूज विन यानी एक पार्टी हारे एक पार्टी जीते, ऐसा हो सकता है। ये टेक्निक कब इफेक्टिव है? लेबर मैनेजमेंट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। लेबर मैनेजमेंट के, कई बार क्या थर्ड पार्टी है ना, थर्ड पार्टी के बिना जब अब साथ में बैठ के कोई चीज सॉल्व करते हैं ना, तो इसको क्या बोलते हैं पता है? बार्गेनिंग बोलते हैं। बार्गेनिंग का मतलब क्या? हम दोनों एक साथ में टेबल पे बैठे और एक दूसरे के साथ में बात करके सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ बार्गेनिंग एक दूसरे के साथ में करेंगे, तीसरी पार्टी की यहाँ जरूरत नहीं होती है। तीसरी पार्टी की जरूरत हो ना, तो उसको मीडिएटर बोला जाता है। कॉम्प्रो करा दो ना। हम्म। फिर उसके बाद आता है कोलाबरेटिंग। अब कोलाबरेटिंग यानी व्हेन द कंसर्न फॉर द सेल्फ and concern for others both are high for both the parties, the collaboration is the best mode to resolve the technique इसका conflict, sorry, कोलाबरेशन में हम ऐसा सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं ना कि जिसमें दोनों का फायदा हो। यानी कोलाबरेट करना मतलब मैं भी नीचे झुकने के लिए तैयार नहीं हो, तुम भी झुकने के लिए तैयार नहीं हो। दोनों ही पार्टी जब है ने झुकने के लिए तैयार ना होने, तब ये कोलाबरेशन किया जाता है। तो हम क्या करेंगे, बोथ पार्टीज में ट्राई टू एग्जामिन देयर कंसर्न्स इन डिटेल। कंसर्न मतलब अपने फायदे नुकसान देखेंगे, और द डिसएग्रीमेंट एग्रीमेंट्स इन डिटेल, एंड देन फाइनली दे कंबाइन देयर इनसाइट। फिर फाइनली ये क्या करेंगे, अपने आप को कंबाइन करेंगे। जैसे यहाँ लिखा गया है, यहाँ अपने पार्टीजन है अपने आइडियाज को शेयर करेगी। फिर दे डू नॉट हाइड एनीथिंग, कोई चीज छुपाएगी नहीं। दे ट्राई टू गो फॉर एन ऑनेस्ट एंड फ्रैंक डिस्कशन, एकदम ऑनेस्ट डिस्कशन करेंगे ये लोग। और अपने अंदर के जितने भी डाउट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, उसको क्लियर करेंगे। कोलाबोरेशन जब पॉसिबल होगा ने, वो सिचुएशन कौन सी? तो जब असर्टिवनेस वेरी हाई है और कोऑपरेटिवनेस इज आल्सो हाई, दोनों ही हाई। मैं कोऑपरेट भी करना चाहता हूँ और खुद के बारे में भी सोचना चाहता हूँ। एज ए रिजल्ट यहाँ पे दोनों पार्टी ट्राई करेगी, दोनों पार्टी अपनी तरफ से ट्राई करेगी कि किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करना चाहिए। याद रखो, कोलाबोरेशन को हमेशा मानते हैं कि ये बेस्ट सोल्यूशन है। फिर कंपीटिंग या तो कन्फ्रंटेशन, ये क्या? मियाँ भाई स्टाइल, मैं तो झुकूंगा नहीं, समझे? यानी अब आ जा, मैदान में आ जा, लड़ लेते हैं, पड़ी जो जीता पड़ी वो टंगड़ी नक्की, खड़ी बस बात में। है, पड़ी पड़ी टंगड़ी खड़ी। हाँ, अभी व्हेन द कंसर्न फॉर सेल्फ इज हाई, यानी मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा हूँ और दूसरे के बारे में नहीं सोचता, तो मैं compete करूंगा, यानी उससे लड़ना ज्यादा मुनासिब मानूंगा। यहाँ पे न हमेशा विन लूज आउटकम होता है, यानी मतलब मैं जीत जाता हूँ, सामने वाला हार जाता है, पर वो सामने वाला दूसरी बार तुम पे जरा भी भरोसा नहीं करेगा। कन्फ्लिक्टिंग पार्टीज, यहाँ पे बोथ द पार्टीज आर इनफ्लेक्सिबल, ऐसा लिखा है। इनफ्लेक्सिबल मतलब दोनों ही झुकने के लिए तैयार नहीं है, दोनों ही कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। कंपटीशन इज पॉसिबल जब असर्टिवनेस बहुत ज्यादा है और कोऑपरेटिवनेस बहुत ही कम है। एज ए रिजल्ट ईच पार्टी ट्राइज
to satisfy its own interests. Parties may adopt competing strategies such as physical, financial or political power. आप है ने कोई भी तरह से जीतना चाहते हो ऐसा, एंड द आउटकम हमेशा विन लूज होता है, जैसे मैंने आगे बताया. इन अदर वर्ड्स वन पार्टी विन्स और दूसरी पार्टी यहाँ पे लूज करेगी. नाउ देखो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का बताया गया है. अब हम यहाँ पे नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वो है पावर. देखो पावर इज द एबिलिटी, पावर क्या है? तो पावर इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस पीपल एंड इवेंट्स. मैं किसी को इन्फ्लुएंस करूं, यानी मेरा प्रभाव किसी के ऊपर छोड़ दूं, ये पावर है, राइट. और मैं किसी इवेंट को अपनी तरफ डाइवर्ट करूं, मैं जैसा बोलूं वैसा ही, वो पावर है. द टर्म पावर may be applied to individuals, departments, organization and countries. For example, we say that a certain team is powerful. ये टीम बहुत पावरफुल है. इसका मतलब क्या? कि इसका मतलब ये होता है कि उसका बिहेवियर जो है ना, वो दूसरी टीम के मेंबर्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेगा. इसमें टीम यानी क्रिकेट टीम मत समझना. अब इंटरपर्सनल सोर्सेस ऑफ पावर. देखो इंटरपर्सनल सोर्सेस ऑफ पावर, पावर कहाँ से आपको मिलता है? तो देखो पहले नंबर ऑफ पीपल. जब तुम्हारे साथ में ज्यादा लोग जुड़ेंगे ना, तो एक पावर की फीलिंग आएगी कि मुझे मानने वाले ज्यादा लोग हैं, बराबर ने. इसलिए हमको लगता है कि हम पावरफुल है. ये कब लगता है? जब ज्यादा लोग तुमसे जुड़ते हैं तब. द नंबर ऑफ पीपल इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ पावर. व्हेन देर आर large number of members in the group is more powerful. Such group can successfully defend themselves or can achieve their goals. For example, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela derived great power from millions of people who stood behind him. यानी उनके पीछे जो खड़े थे ने, उन लोगों से उनके पास पावर आता था. मैं अकेला अगर किसी से लड़ने जाऊंगा, वापिस आ जाऊंगा, क्योंकि मुझे क्या चाहिए? स्ट्रेंथ चाहिए. तो ज्यादा लोग बोलेंगे, तो अपने स्कूल में भी ऐसा करते थे. अगर 10-12 लोग नहीं जाएंगे तो हम भी नहीं जाते, पर अकेले नहीं जाएंगे तो पकड़े जाएंगे. फिर आता है उसके बाद में रिवॉर्ड पावर. व्हेन मैनेजर इन्फ्लुएंसेस अदर्स बाय ऑफरिंग अ सूटेबल रिवॉर्ड टू सच सबऑर्डिनेट, उसको रिवॉर्ड पावर बोला जाता है. यानी हम मैनेजर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? कि मुझे कुछ इनाम मिले अगर मैं तुमको मानता हूं तो. किसी इंसान को मानने से पैसा मिले, तो ये रिवॉर्ड पावर है. मैनेजर से पावर्स टू ऑफर ऑर्गेनाइजेशनल रिवॉर्ड सच एज पे, यानी पगार दिया जाता है, प्रमोशन दिया जाता है, टाइम ऑफ, जल्दी छुट्टी मिल जाए, वर्क असाइनमेंट, अच्छे काम दिए जाए. ये ऐसा हुआ. इसके बाद में कोर्टशिप यानी जबरदस्ती वाला पावर. कोर्टशिप यानी मतलब क्या? जबरदस्ती वाला पावर. इसमें दूसरे के बिहेवियर को अपने क्या करेंगे? इन्फ्लुएंस करेंगे, लेकिन उसमें अपने क्या करेंगे? उसको फोर्स करेंगे. मैं उसको धमकी देता हूँ कि तुझे सस्पेंड कर दूंगा, तो झक मार के मेरी बात माने, या उसको डिसमिस कर दूं ऐसा बोले तो. इफ द यूनियन इज पावरफुल, इट कैन फोर्स द मैनेजर टू गिव इंक्रीमेंट एंड द अदर बेनिफिट्स. तो कई बार है धमकी कौन देते हैं? यूनियन वाले देते हैं, कि अगर तुमने हमको प्रमोशन नहीं दिया या हमको पगार ज्यादा नहीं दिया बढ़ा के, तो इसके बाद में हम क्या करेंगे? हड़ताल कर देंगे. फिर लेजिटिमेट पावर यानी आपके पोजीशन में से जो पावर आता है वो. जैसे कि आप किसी पोजीशन के ऊपर अपॉइंट किए जाते हो, उसके बाद में वो पोजीशन से जो डिसीजन लेने की सत्ता तुमको मिलती है ना, वो तुम्हारा लेजिटिमेट यानी कायदेसर यानी कानूनी सत्ता है ये तुम्हारी. जैसे मार्केटिंग मैनेजर है तो उसके पास डिसीजन लेने के पावर्स होते हैं कि वो सेल्स प्रमोशन कैसे करेगा. इसमें डिसीजन मेकिंग की फॉर्मल ऑथोरिटी उसके पास, यानी वैधिक सत्ता जिन्हें आपने कही है. सच पावर इज अटैच्ड विद द मैनेजरियल पोजीशन और गोज इन पैरिटी विद मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी. इन पैरिटी यानी मतलब समकक्ष के भाई, साथ साथ में, दोनों साथ में जाते हैं, यानी आपकी पोजीशन और आपका पावर दोनों साथ में है. फिर एक्सपर्ट पावर. अगर कोई इंसान एक्सपर्ट है ना किसी चीज के अंदर, तो फिर तुम उसकी तरफ इसलिए देखते हो क्योंकि पता है कि तुमको जो काम नहीं आता वो इसके सिवा दूसरा कोई सिखा नहीं पाएगा. तो एक्सपर्ट पावर, एक्सपर्टीज यानी उसके टैलेंट के कारण आता है.
It is the ability of a person to influence others of his competencies, talent or specialized knowledge. A person may be expert in technical या तो एडमिनिस्ट्रेटिव या तो पर्सनल मैटर. फॉर एग्जाम्पल, जो फाइनेंशियल कंट्रोलर है उसके पास ये एबिलिटी होती है कि वो जितने भी पैसे हैं बाजार में से वो लाके हमको दिखाए. यानी फिर ये आता है रेफरेंट पावर. Referent power also comes from within a person. It is the ability of a person to influence others because he is respected. उसके पास अभी समझो घर में बड़े बुजुर्ग जो है उनको अपने रिस्पेक्ट देते हैं, इसलिए वो पावर जो बोलते मानना पड़ता है. तो ये रेफरेंट पावर है. रेफरेंट पावर इज एसोसिएटेड विद कैरिज्मा ऑफ द पीपल. कैरिज्मा ऑफ द पीपल यानी क्या? सामने वाले की शख्सियत ऐसी है ना जिसके कारण उसके अंदर से पावर अपने को ऐसा लगता है कि ये जो बोले मानना ही पड़ेगा. जैसे कैरिज्मेटिक लीडर लाइक अजीम प्रेमजी एट विप्रो, रतन टाटा कैन इग्नाइट एन एंटायर ऑर्गेनाइजेशन. वो जैसे ही अंदर एंटर होते हैं उसके बाद में ऐसा लगता है कि सब जो भी बोलेंगे वो सही बोलेंगे ऐसा. फिर रैशनल परसुएशन. रैशनल और पावरफुल आर्ग्यूमेंट करते हैं. जैसे सामने जो भी है ना उसको अपने झांसे में ले लेना. बराबर ने. जैसे कोई पॉलिटिकल लीडर है, वो पॉलिटिकल लीडर जो भी बात बोलता है ना उसके बाद में सामने बैठे जितने भी लोग हैं उनको लगता है कि नहीं ये आदमी सही सही है. उसको इस तरह से समझाना आता है लोगों को कि जिससे वो उसकी बातों में आ जाते हैं. सो दे आर एबल टू इन्फ्लुएंस अदर्स एंड दे गेट मोर पावर ओवर अदर्स. दिस इज रैशनल परसुएशन, समझदारी. और उसके बाद में परसुएशन का मतलब फॉलो कराना किसी को. दे कैन डील इन एनी सिचुएशन लाइक नेगोशिएटिंग अ डील, bargaining for new wage agreement, etc. So management also get their help in such cases. इसमें ने कई बार मैनेजमेंट भी है ने उनको पूछता है कि नहीं तुम मत जाओ, तुमको है ने बोलना अच्छा आता है तो तुम्हें ने सामने वाले को बराबर से समझा पाओगे ऐसा. तो ये इसकी मदद इसलिए ली जाती है क्योंकि उसके पास विधिन लिखा है ना, यानी मतलब उसके पास ये ताकत है. फिर कैरिज्मा. charismatic individuals possess such a powerful personality that they can dominate others. जिसमें आता है महात्मा गांधी, सरदार पटेल. उनके पास ऐसा विजन था और उनके पास ये एबिलिटी थी कि वहां तक कैसे पहुंचा जाए उसका पूरा रोड मैप इनके पास होता है. तो ये क्लैरिटी के साथ में अपनी स्पीचेस से सामने वालों को समझाते कि कैसे उनको फील गुड फैक्टर जो बोलते हैं ना वो वाला फैक्टर उनके लिए आता है. फिर आता है देखो पॉलिटिक्स लास्ट. According to Drury and Roman, Rome. organization politics refers to international behavior, international behavior. Hold on. That are designed to enhance और प्रोटेक्ट अ पर्सन्स इन्फ्लुएंस एंड सेल्फ इंटरेस्ट. याद रखो पॉलिटिक्स में हमेशा जो पॉलिटिक्स में है ना उसका फायदा होता है. वो सामने वाले को ऐसे इन्फ्लुएंस करेगा ना खुद के फायदे के लिए, वो पॉलिटिक्स है. राज करने की नीति मतलब मैं तो राज करना चाहता हूँ तो मतलब ऐसी पॉलिसी बनाऊंगा ना जिसमें सामने वाले को फायदा नुकसान में नहीं दिखता, मैं खाली खुद का फायदा दिखता हूँ. ये पॉलिटिक्स. फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स. अब ये पॉलिटिक्स पॉलिटिकल जो अपने बोलते हैं ना उससे थोड़ा अलग है. फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स, कॉजेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स. देयर आर सम रीजंस और फैक्टर्स बिहाइंड पॉलिटिकल बिहेवियर. दे आर एज अंडर. सबसे पहले लिखा गया है कंपटीशन फॉर पावर. अंदर अंदर है ना एक दूसरे के बीच में कंपटीशन चलती है कि मेरे पास पावर ज्यादा हो. पॉलिटिकल बिहेवियर डेवलप्स in people when people want to get more power in addition to the authority delegated to them. उनको जितनी सत्ता सौंपी गई है ना उससे ज्यादा पावर की उनके अंदर भूख है, इसलिए वो क्या करते हैं, वो पावर को ग्रैब करने की कोशिश करते हैं, ज्यादा इसमें पॉलिटिक्स खेलते हैं. दे वांट टू अक्वायर मोर पावर बिकॉज इट कैन सेटिस्फाई देम. व्हेन पीपल फील दैट दे हैव लिमिटेड पावर इट डेवलप्स कंपटीशन अमंग देम. इससे क्या होता है, अंदर अंदर कंपटीशन डेवलप होती है. For this purpose, people feel it rational to change the things in such a way that they can get more power.
तो वो है ना ऐसे बदलाव लाएंगे ना अपने आजू बाजू के, जिससे उनके पास पावर ज्यादा बचे और ज्यादा रिसोर्सेज उनके पास आए। इन दिस सेंस देयर बिहेवियर बिकम्स डिसफंक्शनल फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। डिसफंक्शनल मतलब किसी को रोकना, काम करने से रोकना, उसको डिसफंक्शनल बोला जाता है। फिर आता है डिस्क्रिशनरी ऑथोरिटी। ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड पोजीशंस विद डिस्क्रिशनरी ऑथोरिटी। डिस्क्रिशनरी यानी सबसे अलग, दूसरों से अलग को अपने डिस्क्रिशनरी बोलते हैं। किसी के पास डिस्क्रिशनरी पावर हो मतलब सिर्फ तुम्हारे पास है जो वो पावर है, किसी दूसरे के पास नहीं है, उसको डिस्क्रिशनरी बोला जाता है। तो डिस्क्रिशनरी ऑथोरिटी टू यूज पावर इन केस ऑफ स्पेशल नीड्स लाइक इमरजेंसी, बट द यूज ऑफ सच ऑथोरिटी डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल जजमेंट। वो तुम्हारे जजमेंट पे डिपेंड करता है। मैंने तुमको पावर तो देके रखे, लेकिन वो तुम्हारे जजमेंट पे डिपेंड करता है कि तुम पावर का इस्तेमाल कैसे करते हो। प्रोडक्शन मैनेजर may be given discretionary authority to appoint personnel of certain category in emergency। डिपार्टमेंट को कंसल्ट किए बिना मैं डायरेक्ट अपॉइंट कर सकता हूँ, ये मेरे पास पावर है। तो प्रोडक्शन मैनेजर ये पावर को कब यूज करेगा? बाकी सारे डिपार्टमेंट से ज्यादा यूज करेगा। तो इसका मतलब ये पॉलिटिकल बिहेवियर हो गया। इसका मतलब मैं दूसरों से ज्यादा वो मेरा पावर यूज कर रहा हूँ, तो मैं पॉलिटिक्स खेल रहा हूँ मेरी कंपनी के साथ में, ऐसा। फिर एम्बिगाइटी इन ऑर्गेनाइजेशन। एम्बिगाइटी यानी लैक ऑफ क्लैरिटी बोला जाता है। नीचे मीनिंग लिखा है, यानी आपके माइंड में ने कोई भी चीज है क्लियर नहीं की गई है, तो क्या करेंगे कुछ लोग उसका फायदा उठाएंगे कि किसी को पता ही नहीं है, लाओ अपने क्या करे, लोगों को अपनी बातों में फंसाए, और इनको है ना क्लैरिटी की जो भूख है ना, वो अपनी तरफ से जैसा वैसा समझा के अपनी तरफ करके उनको करते हैं। समटाइम्स ambiguity in roles and authority may generate politics. Higher the ambiguity in roles and authority, higher will be the political competition in the organization. जितना ज्यादा इंसान एम्बिगस, एम्बिगस यानी अनक्लियर होगा ना, उतना ज्यादा सामने वाला उसकी पोजीशन का फायदा उठाएगा। When there is an ambiguity, people have to decide their roles by mutual interaction। उनको क्या करना पड़ता है? एक दूसरे से बात करके अपने अपने रोल डिसाइड करने पड़ते हैं। तो मैं तुमसे पूछूं, तुमसे जब पूछने आता हूं तो तुमको लगता है इसको कुछ पता नहीं ला, इसका फायदा उठाए, समझे? तो तुम्हारे फायदे के लिए तुम मुझे मेरे काम को इस तरह से समझाते हो जिसमें तुम्हारा फायदा हो, मेरा फायदा ना हो। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स यहाँ से शुरू हुआ। But in these interactions, people define their roles which are suitable to them, so they can give better performance and can get more incentive and rewards. But such role may not be functional, यानी beneficial नहीं भी हो सकता, नुकसान भी कर सकता है। लेकिन फिर भी हमारे पास सामने वाले के रोल की अगर क्लैरिटी ना हो तो हम इसका फायदा उठाएंगे। फिर उसके बाद सब्जेक्टिव इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस। Sometimes subjective evaluation of the performance of employees by superior may lead to political behavior। कई बार है ने सामने वाला सब्जेक्टिव परफॉर्मेंस इवेल्युएशन करता है, यानी मैं आपको क्वांटिटी और क्वालिटी परफॉर्मेंस को मेजर नहीं कर सकते। तो अभी पुलिस वाले हैं समझो, तो ऐसा थोड़ा है कि चलो एक हफ्ते में जो एक केस सोल्व करेगा उसी को प्रमोशन मिलेगा, नहीं तो किसी को भी फिट कर देंगे ये लोग। इसमें क्वांटिटी नहीं होती, इसमें क्वालिटी होती है। यहाँ पे जजमेंट है ना सुपीरियर का जो होता है, तो मैं क्या करता हूँ, चापलूसी करना शुरू करूँ। एक एग्जांपल समझो, सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन में क्या करते हैं, चापलूसी करेंगे। किसकी? अपने सुपीरियर की चापलूसी करेंगे, हर बार वो दिखते रहेंगे उसके आजू बाजू, जिससे क्या खुद का फायदा हो प्रमोशन के टाइम पे, बराबर नहीं? तो अगर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन किसके बेस के ऊपर हो रहा, इंसान के बेस के ऊपर, उसके काम के बेस पे नहीं। फॉर एग्जाम्पल, performance evaluation of personnel officer or HR manager। In such case, members may like to be more near, या तो nearer बोलो, to his superior by providing him personal satisfaction rather than organizational performance। हम क्या करेंगे, हम उनको है ना उनके खुद के काम करके देंगे, समझे? वो जो बोलेंगे ना वो सब काम, ये अपने देखते हैं कई बार मूवीज के अंदर देखते हैं कि किसी को अगर प्रमोशन चाहिए तो उसके आजू बाजू घुमा करेगा, और उसके हर काम करने के लिए वो तैयार हो जाता है। ऐसा हर बात में एक ही चीज होती है, यस बॉस। जो जीजाजी बोलेंगे वही। सैचुरेशन इन प्रमोशन, व्हेन
people reach saturation saturation level और maximum level of promotion by their talent and skill। अब मैं ऑर्गेनाइजेशन में आगे बढ़ते बढ़ते ऐसी पोजीशन पे आ गया हूँ, उस पोजीशन से ऊपर कोई पोजीशन नहीं है, तो वो क्या करेंगे, पॉलिटिकल बिहेवियर चालू करते हैं। इन अदर वर्ड्स, व्हेन एन एम्प्लॉय रीचेस टू सर्टेन लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ही हैज नो अदर एक्टिविटी, उसके पास कुछ काम बचता नहीं है, तो वो पॉलिटिक्स करना चालू कर देता है, एक दूसरे को लड़ाएगा लेकिन खुद का फायदा देखेगा। सो ही एंगेजेस हिमसेल्फ इन पॉलिटिक्स, बट ये कॉन्सिक्वेंसेस अनडिजायरेबल, इसके कॉन्सिक्वेंसेस मतलब इसके परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेस यानी परिणाम अनडिजायरेबल होते हैं। फिर जॉइंट डिसीजन मेकिंग लास्ट। Generally, large organization emphasize on joint decision making to solve the problems faced by various units. These may generate conflict in politics because to get favorable decisions, people may get involved in politics by forming coalitions and association। coalition यानी जोड़ान के भाई। तो यहाँ ज्वाइंट डिसीजन मेकिंग में क्या, मैं एक दूसरे के साथ में ग्रुप ग्रुप बना लेता हूँ, यानी मैं क्या करूंगा, 10 लोग होंगे, मैं बोलूंगा चलो अपने मिलके काम करेंगे, बाकी सारे लोगों को इतने ने यहाँ से हटाएंगे और अपने खाली आगे बढ़ेंगे। तो ये ज्वाइंट डिसीजन मेकिंग में इस तरह से किया जाता है। तो यहाँ अपना यूनिट फर्स्ट कंप्लीट होता है। टेम्परेचर इसका मतलब क्या बाहर आपको, है? बाहर आपको